हेलो डियर स्टूडेंट्स, लेसन चल रहा था अपना कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक से सेकंड लेसन स्वर्ण काक है। अब तक आपने इस पाठ की प्रस्तावना और इसके फर्स्ट पैराग्राफ का अध्ययन किया। अब तक हमने कहानी में पढ़ा कि एक निर्धन वृद्ध स्त्री अपनी पुत्री को चावलों को धूप में रखकर पक्षियों से उनकी रक्षा करने का आदेश देती है। तभी एक विचित्र कौवा उड़कर उस चावलों की थाली के पास आकर बैठ जाता है। तो चलिए उसी की आगे की कहानी है। नैतादृशः स्वर्ण पक्षः रजत चंचुः स्वर्ण काकस्तया पूर्वम दृष्टः। नैतादृशः दो पदों से मिलकर बना हुआ शब्द है और दो शब्द हैं नय एतादृशः। तो न में उपस्थित ए और सामने उपस्थित ए और ए मिलकर ऐ में परिवर्तन हो जाएगा। वृद्धि संधि हुई। न एतादृश है, न यानी नहीं, एतादृश है इस प्रकार का। स्वर्ण पक्षो, स्वर्ण पक्ष है सोने के पंखों वाला। रजत चंचुहु चांदी की चोंच वाला। स्वर्ण काकस्तया स्वर्ण काक है प्लस तया, तो संधि कौन सी हो जाएगी? सत्व संधि। विसर्ग के सामने तया आ रहा है ना, तो विसर्ग दंती से हमें परिवर्तित हो जाएगी। तया तत्शब्द स्त्रीलिंग तृतीया विभक्ति का एक वचन है, क्योंकि इस तया का प्रयोग उस कन्या के लिए किया गया है। तो इस प्रकार का सोने के पंखों वाला, चांदी की चोंच वाला सोने का कौवा उसके द्वारा पूर्वम पहले, दृष्ट है न दृष्ट है नहीं देखा गया था। ये जो सेंटेंस देख रहे हो ना, ये सेंटेंस कर्मवाच्य का है और कर्मवाच्य में भूतकाल का सेंटेंस है। इस दृश्य धातु में यहाँ पर कृतय प्रत्यय जुड़ा हुआ है और कृतय प्रत्यय का प्रयोग भूतकाल अर्थ में करते हैं, भाववाच्य में करते हैं, कर्मवाच्य में करते हैं। तो अर्थ हुआ इस प्रकार का सोने के पंखों वाला, चांदी की चोंच वाला सोने का कौवा उसने पहले नहीं देखा था। उसने किसने? उस कन्या ने। और कन्या के लिए यहाँ किस सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया गया है? तया शब्द का प्रयोग किया गया है। तम उसको, सहतवते तम, तम तत्शब्द की पुल्लिंग द्वितीय का एक वचन है। उसको किसको? कौवे को। तो इसे तम का प्रयोग उस सोने के कौवे के लिए किया गया है। तंडुलान चावलों को, उसको चावलों को। खादंतम हसंतंच, हसंतंच में दो पद जुड़े हुए हैं। पहला है हसंतम प्लस च, पहले ये मैं अनुस्वार में परिवर्तित हो जाएगा। अब अनुस्वार के सामने च आ रहा है ना, तो चवर का पंचम वर्ण ये होता है, तो यहाँ पर सवर्ण संधि हो जाएगी। और खादंतम और हसंतम की अगर बात करें ना, तो खाद धातु प्लस सत्री प्रत्यय जुड़ा हुआ है। ठीक इसी प्रकार हस धातु में भी सत्री प्रत्यय जुड़ा हुआ है। इन दोनों शब्दों में खादंतम और हसंतम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। सत्री प्रत्यय का प्रयोग हुए अर्थ में करते हैं। परस्मयी पदी धातुओं से जब हुए अर्थ की आवश्यकता हो तो सत्री प्रत्यय के अत भाग को जोड़ते हैं, तो मूल शब्द बन जाता है खादते, हसते, पठते, क्रीडते। अर्थ होगा खेलते हुए, पढ़ते हुए, देखते हुए। तो इस हुए अर्थ में कौन सा प्रत्यय जोड़ा जाता है? सत्री प्रत्यय। और द्वितीय के एक वचन में क्या रूप बन जाता है? खादंतम हसंतम च। ऐसे पठंतम पढ़ते हुए को, हसंतम हंसते हुए को, खादंतम खाते हुए को। तम तंडुलान उसको चावलों को, खाते हुए और हंसते हुए। विलोक के, वी उपसर्ग लोक धातु और लेप प्रत्यय। उसको चावलों को खाते हुए और हंसते हुए को देखकर बालिका ने रोदितुम आरब्धा। दो पद जुड़े हुए हैं, रोदितुम धने आरब्धा। तो यहाँ संधि कौन सी हो जाएगी?
अनुस्वार। और अगर रोदितुम की बात करें ना तो इसमें रुद्ध धातु में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है? तुमुन। तो अर्थ हुआ उसको चावलों को खाते हुए और हंसते हुए देखकर बालिका ने रोदितुम आरब्धा, रोना प्रारंभ कर दिया। तम उसको निवारयंती, दूर करती हुई, हटाती हुई। तो नी उपसर्ग है, वारय और प्रत्यय है सत्री, और फिर स्त्रीलिंग में परिवर्तित करने के लिए गीप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। याद रखना, सत्री प्रत्यांश शब्द जब स्त्रीलिंग में परिवर्तित होते हैं तो गीप प्रत्यय का ई जुड़ने के साथ अत, इसका जो शेष भाग बचता है अत, उसमें आधा न भी जुड़ता है। तो ये प्रथमा विभक्ति के एक वचन स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो जाता है। निवारयंती, ऐसे ही पठंती, पढ़ती हुई, हसंती, हंसती हुई, लिखंती, लिखती हुई। तो ये हुआ स्त्रीलिंग में। तो उसको दूर करती हुई सा प्रार्थयत, उसने प्रार्थना की, तंडुलान माँ भक्षय, चावलों को मत खाओ। भक्षय, भक्षयतु, भक्षयताम, भक्षयंतु, मध्यम पुरुष के एक वचन में भक्षय। तो इसका सर्वनाम कर्ता कौन हुआ? त्वम, तुम चावलों को मत खाओ। मदीया, मेरी, माता अतीव निर्धना वर्तते, मेरी माँ अत्यंत निर्धन है। स्वर्ण पक्ष है काकह, स्वर्ण पक्ष काके प्रोवाचे, सोने के पंखों वाला कौवा बोला। क्या बोला? माँ शुच है, दुखी मत हो। सूर्योदयात प्राक, ग्रामाद बही। देखिए, बही और प्राक शब्दों के योग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? पंचमी विभक्ति का। इसीलिए इस प्राक शब्द के कारण सूर्योदयात में पंचमी हुई, इधर बही शब्द के योग में ग्रामाद में पंचमी विभक्ति हुई। तो अर्थ क्या होगा? दुखी मत हो, सूर्योदय से पूर्व, गांव से बाहर। पीपल वृक्षम अनु, वृक्षम अनु, दो पद कौन से हैं? पहला है वृक्षम और दूसरा है अनु। पिप्पल वृक्षम अनु, पीपल के पेड़ के पीछे। त्वया, तुम्हें, आगंतव्यम, आ जाना चाहिए। आगंतव्यम की बात करें तो आंग उपसर्ग गम धातु में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है? तव्यत। तो आंग उपसर्ग गम धातु और तव्यत प्रत्यय के संयोग से क्या बना? आगंतव्यम, आना चाहिए। तो अर्थ हो जाएगा दुखी मत हो, सूर्योदय से पूर्व, गांव से बाहर, पीपल के वृक्ष के पीछे तुम्हें आ जाना चाहिए या तुम चली आना। अहम, मैं, तुभ्यम, तुम्हें। तुभ्यम जो है ना, ये युष्मत् शब्द की चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग है और यहाँ पर संप्रदान के रूप में इसका प्रयोग किया गया है, क्योंकि दास्यामी जो क्रिया है ना, दा धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जिसे कोई वस्तु दी जाए उसे संप्रदान कहते हैं और संप्रदान में चतुर्थी का प्रयोग होता है। तो अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामी, मैं तुम्हें चावलों का मूल्य दूंगा। ये किसने कहा? स्वर्ण पक्ष काकह, सोने के पंखों वाले कौवे ने कहा। अहम उत्तम पुरुष के एक वचन का कर्ता है, तो इसके साथ क्रिया भी उत्तम पुरुष की एक वचन हुई। अहम सर्वनाम पद का प्रयोग यहाँ किसके लिए किया गया है? स्वर्ण काकह के लिए किया गया है। मैं तुम्हें चावलों का मूल्य दूंगा। प्रहर्षिता बालिका, प्रसन्न बालिका। प्रहर्षिता शब्द बालिका का विशेषण शब्द है। तो प्रसन्न बालिका निद्रामपि न लेभे, नींद भी नहीं प्राप्त कर सकी। मतलब चावलों का मूल्य प्राप्त करने की प्रसन्नता में वो इतनी प्रसन्न हो गई कि उसको रात भर नींद ही नहीं आई। तो चलिए यहाँ तक का एक बार अर्थ फिर से रिपीट करते हैं। न एतादृश है, जो न है ना, इस न को आप इस दृष्टि से ठीक पूर्व पहले जोड़ देना तो सेंटेंस बन जाएगा एतादृश स्वर्ण पक्ष रजत चंचु स्वर्ण काकह तया पूर्वम न दृष्ट है। तो अर्थ हो जाएगा इस प्रकार का सोने के पंखों वाला, चांदी की चोंच वाला, सोने का कौवा उसने पहले नहीं देखा था। उसको चावलों को खाता हुआ और हंसते हुए देखकर बालिका ने
रोना प्रारंभ कर दिया। उसको हटाती हुई उसने प्रार्थना की, किसको हटाती हुई? कौवे को हटाती हुई। उसको हटाती हुई उसने प्रार्थना की, चावलों को मत खाओ, मेरी माँ बहुत निर्धन है। सोने के पंखों वाला कौवा बोला, दुखी मत हो, सूर्योदय से पूर्व गांव से बाहर पीपल के वृक्ष के पीछे तुम चली आना, मैं तुम्हें चावलों का मूल्य दूंगा। प्रसन्नता से बालिका नींद भी नहीं ले सकी। आगे है सूर्योदयात पूर्वम एव, सूर्योदयात पूर्वम एव, अनुस्वार संधि हो जाएगी यहाँ। सूर्योदय से पूर्व ही, सा वह कौन? वह कन्या। तत्रोपस्थिता, दो पद जुड़े हुए हैं इसमें, तत्र उपस्थिता, तो कौन सी संधि हो जाएगी? गुण संधि, क्योंकि त्रय का ए और सामने का उ मिलकर ओ में परिवर्तित हो जाएंगे। सूर्योदय से पूर्व ही वह वहाँ उपस्थित हो गई। वृक्षस्योपरि, तो दो पद हैं, वृक्षस्य और उपरि, यहाँ पर भी कौन सी संधि हुई? गुण संधि। ये का ए और सामने का उ मिलकर ओ में परिवर्तित हुए, और इस उपरि शब्द के कारण इस वृक्ष में कौन सी विभक्ति हुई है? षष्ठी विभक्ति। उपरि, अधः, इन शब्दों के योग में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। आपने कारकों में पढ़ा है, षष्ठी विभक्ति में हमने इनका अध्ययन किया था। तो चलिए, वृक्ष के ऊपर विलोक्य देखकर, विलोक और लेप प्रत्यय, ये शब्द भी अपने लिए नया नहीं है, पहले भी आ चुका है। इसी का पर्याय शब्द होता है दृष्टवा। वृक्ष के ऊपर देखकर, सा वह, च आश्चर्यचकिता संजाता, वह और भी आश्चर्यचकित हुई। वृक्ष के ऊपर देखकर वह और भी आश्चर्यचकित हुई। संजाता, सम उपसर्गी, जन धातु और तय प्रत्यय, इस स्त्रीलिंग में परिवर्तित करने के लिए टाप प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। तो इन चारों के संयोग से क्या बना? संजाता हुई। वृक्ष के ऊपर देखकर वह और भी आश्चर्यचकित हुई। यत्, क्योंकि, तत्र स्वर्णमय प्रासादो वर्तते, प्रासादों का जो ओ है ना, ये विसर्ग में परिवर्तित हो जाएगा, तो संधि विच्छेद हो जाएगा। प्रासाद है, और प्रासाद है का अर्थ होता है महल, तो यहां संधि हो जाएगी उत्व, क्योंकि वहां पर सोने से बना हुआ प्रासाद, प्रासाद यानी महल, और अगर ये सिर्फ प्रसाद होता तो अर्थ होता कृपा। फिलहाल यहाँ पर प्रासाद है वर्तते, महल है या महल दिखाई देता है, क्योंकि वहां पर सोने से बना हुआ महल दिखाई देता है। कहाँ? उस वृक्ष के ऊपर। यदा काकः सयित्वा प्रबुद्ध है तदा, तो अगला शब्द है सयित्वा। सी धातु से में कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है? तत्वा प्रत्यय। दोनों को जोड़ोगे तो सयित्वा, इस स में जो ई है वो पहले ए में बदल जाएगा, फिर ए आई में बदलेगा, तो रूप बन जाएगा सय। अब सबसे पहले इसमें ऋस्व ई जोड़ोगे और फिर तत्वा प्रत्यय का त्वा भाग, सयित्वा। फिर है प्रबुद्ध है प्लस तदा, तो इन दोनों के बीच में हो जाएगी सत्व संधि, और प्रबुद्ध का अर्थ होता है जगा या जागा। जब कौवा सोकर जागा या उठा, तदा तब, तेन उसने, स्वर्ण सोने की, गवाक्षात खिड़की से, गवाक्ष यानी खिड़की, तब उसके द्वारा सोने की खिड़की से कथितम कहा गया। मतलब जब कौवा सोकर उठा ना, तो उसने अपनी जो खिड़की बनी हुई थी ना, वो भी किसकी थी? सोने की थी, क्योंकि पूरा महल किसका बना हुआ था? उसका, सोने का। तो उस खिड़की से उसने बाहर देखकर कहा, हो बाले, अरे बालिका, त्वम आगता, तुम आ गई। तो इसमें दो पद जुड़े हुए हैं, त्वा में और आगता। कौन सी संधि हुई? अनुस्वार। त्वम आगता, तुम आ गई। तिष्ठ, ठहरो, रुको। तिष्ठ जो है ये स्था धातु का रूप है, लोट लकार मध्यम पुरुष की क्रिया का एक वचन है। तो कौवा जब सोकर उठा तो उसने खिड़की से बाहर देखते हुए क्या कहा? हे बालिका, तुम आ गई।
ठहरो या रुको, अहम मैं त्वत्कृते तुम्हारे लिए सोपानम अवतारयामी। सोपानम अवतारयामी, दो पद जुड़े हुए हैं, पहला है सोपानम और दूसरा है अवतारयामी। तो कौन सी संधि हो जाएगी? अनुस्वार। मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ, तत्कथय तो कहो, स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम व, सोने से बनी हुई, चांदी से बनी हुई, ताम्रमयम व, या फिर तांबे से बनी हुई सीढ़ी उतारूं। मतलब कौवा अपने महल में आने के लिए उस कन्या को 3 ऑप्शन दे रहा है कि ठहरो मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ, तो तुम बताओ मुझे कि सोने से बनी हुई सीढ़ी उतारूं, चांदी से बनी हुई या तांबे से बनी हुई सीढ़ी उतारूं। तो कन्या अवदत कन्या बोली, अहम निर्धन मातुः दुहिता अस्मि, मैं निर्धन माँ की पुत्री हूँ। ताम्र सोपाने नैव, सोपाने नैव में भी 2 शब्द जुड़े हुए हैं, पहला है सोपानेन और दूसरा है एव। तो यहाँ संधि हो जाएगी वृद्धि। मैं निर्धन माता की पुत्री हूँ, ताम्र सोपाने नैव, तांबे की सीढ़ी से ही आगमिष्यामि, आ जाऊंगी। परम स्वर्ण सोपानेन, किंतु सोने की सीढ़ी से, सा वह, स्वर्ण भवनम आरोहते, सोने के महल में पहुंची। क्या तात्पर्य है इसका? कि जब कौवे ने 3 ऑप्शन दिए ना, तो बालिका ने कहा कि मैं निर्धन माता की पुत्री हूँ, तांबे से बनी हुई सीढ़ी से ही ऊपर आ जाऊंगी, किंतु उस कौवे ने उसको महल में आने के लिए कौन सी सीढ़ी प्रदान की? सोने की। इसलिए कहा गया परम, किंतु सोने की सीढ़ी से वह सोने के महल में चढ़ी या सोने के महल में पहुंची। तो चलिए इसका एक बार फिर से अर्थ रिपीट करते हैं। सूर्योदय से पूर्व ही वह वहां उपस्थित हो गई, वृक्ष के ऊपर देखकर वह आश्चर्यचकित हुई, क्योंकि वहां पर सोने से बना हुआ महल था। जब कौवा सोकर उठा तब उसने सोने की खिड़की से कहा, हे बालिका तुम आ गई, ठहरो मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ, तो कहो सोने से बनी हुई, चांदी से बनी हुई या तांबे से बनी हुई सीढ़ी उतारूं। कन्या बोली, मैं निर्धन माता की पुत्री हूँ, तांबे की सीढ़ी से ही आ जाऊंगी, किंतु सोने की सीढ़ी से वह उस सोने के महल में पहुँची। तो इस प्रकार से अपने ये 2 पैराग्राफ कंप्लीट हुए। होमवर्क करने के साथ साथ आज के इन दोनों पैराग्राफ से संबंधित जो भी व्याकरणात्मक टिप्पणियाँ की गई हैं उनको आप अपनी नोटबुक में व्यवस्थित तरीके से नोट करोगे। आगे की कक्षा में हम फिर मिलेंगे इसी शेष अध्याय के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।